नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस यूनिट में हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 है प्रदर्शनकारी कलाएं। ठीक है, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा तसल्ली बना करके रखेंगे। मेरा थोड़ा फ़िलहाल में गला ख़राब है, आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जुकाम महसूस और गला भी कट रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बात करेंगे और मैं आपको निशान लगवा दूंगा आपके कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं जिनसे आपका अच्छा स्कोर भी हो सकता है। ठीक है ना। हालांकि पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं, आप खुद भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, हमसे भी अच्छा। और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथियों, क्योंकि इसी टेलीग्राम पर आपके लिए फिर मैं रीट की क्लासें स्टार्ट करूंगा। आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह मटेरियल आपको डालता रहूँगा, आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि संगीत जो है इसके कितने रूप माने गए हैं। संगीत के 2 रूप माने गए हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्रियात्मक संगीत का नहीं है, तो संगीत ग्रंथ नहीं है। देखो ये संगीत ग्रंथ है, ये संगीत ग्रंथ लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में कभी नहीं होता। ठीक है, इसलिए सप्तक किसको कहेंगे। सप्तक किसको कहेंगे, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं ना उसी को हम सप्तक कहेंगे। सारा गामा पधा नी, सारे गामा पधा नी। ये आप लोगों मेरे साला की आवाज़ अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन आप लोग याद रखना सप्तक है ये, तार सप्तक। आगे बात करेंगे। और ताल मापने की इकाई को क्या कहेंगे, उसको हम मात्रा कहेंगे भैया। और संगीत का प्राण क्या है, ताल ही होता है। ठीक है। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 7 है, जो अभी मैंने आपको बताई थी सप्तक, सारे गामा पधा नी। ओके, आगे बात करते हैं। भारतीय वाद्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका आगे हम जिक्र भी करेंगे। ठीक है, जैसे घनवाद्य है, तत्वाद्य है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं 4 श्रेणियाँ, तत्वाद्य है, अवनद्यवाद्य है, घनवाद्य है और सुशिरवाद्य है। तो भैया सुशिरवाद्य जो होते हैं वो फूंक या हवा से बजाए जाते हैं। ठीक है ना। फूंक से या हवा से बजने वाले यंत्र या वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं, सुशिरवाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है। और चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाले यंत्र कौन से हैं, वो है हमारे घनवाद्य यंत्र। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये क्या है, देशभक्ति गीत है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखें। लोकगीत गणगौर, गणगौर का संबंध किससे है, घूमर से है। किससे है, घूमर से। और घूमर हमारा क्या है, राज्य गीत भी है। ठीक है ना, सबसे लोकप्रिय भी है, इसको राज्य गीत की श्रेणी में रख दिया गया घूमर को। आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग, मंदिर में भजन कीर्तन करते समय अधिकतर व्यक्ति जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है वो कौन सा है, वो है साथियों मजीरा। ठीक है ना, मजीरा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, शास्त्रीय वाद्य यंत्र कौन कौन से इनमें से, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, वीणा, सितार और तबला। ये किस में आते हैं, शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है, अलगोजा हमारा सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और हाथ की थाप देकर कौन से बजाए जाते हैं, घन वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है ना। और इनमें से तार वाद्य कौन सा है, सारंगी है, तार वाद्य। नाट्य कला के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भरत मुनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन, अगले देखिए, राजस्थानी लोक नृत्य की श्रेणी में आने वाला कौन सा है, तो राजस्थान के सभी लोक नृत्य, पणिहारी है, गवरी है, कच्छी घोड़ी है। ठीक है ना, सब है ये। पणिहारी नृत्य कहाँ का है, मूलतः राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का। कथक और भरतनाट्यम भारत के कौन से नृत्य हैं, तो कथक और भरतनाट्यम राष्ट्रीय नृत्य हैं। कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य। रासलीला किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। अगर राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, कहाँ की है, भरतपुर की है भैया, ध्यान रखना आप लोग, भरतपुर की रासलीला। अगला है, तमाशा कहाँ से लिया गया है, तमाशा महाराष्ट्र से लिया गया है, राजस्थान के अंदर। किसी भी कथानक को नाटक का रूप देखकर रंगमंच पर खेलना क्या कहलाता है, नाटकीय खेल कहलाता है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कालिदास जी हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भरत मुनि ने कौन से शास्त्र की रचना की थी, तो याद रखेंगे आप लोग, नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भारतीय नाट्य शैली का उद्गम कहाँ से माना जाता है, प्राचीन वैदिक काल से माना जाता है। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए,
अब आते हैं हम यहाँ पर प्रदर्शनकारी कलाएं, ठीक है ना। तो प्रदर्शनकारी कलाएं क्या होती हैं, तो वे सभी कलाएं इसमें समाहित हैं। सब के सब जितनी भी कलाएं होती हैं सब प्रदर्शनकारी में आती हैं। जैसे आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है, सात्विक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। साधारणतः जिन्हें देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सके वे सब कला क्या है, प्रदर्शनकारी कला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए संगीत के दो रूप अभी मैंने ऊपर पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में कि संगीत के दो रूप है। पहला है क्रियात्मक संगीत और दूसरा है संगीत शास्त्र, याद रखेंगे आप लोग। और इन दोनों में डिफरेंट भी समझ लीजिए साथ में। क्रियात्मक संगीत में गायन, वादन और डांस की क्रिया आती है, नृत्य क्रिया, जैसे लोरी, बाल गीत, प्रार्थना, ईश वंदना, संगीत समारोह, नृत्य वादन आदि। जबकि संगीत शास्त्र में क्या आता है, संगीत ध्वनि आती है, लय, स्वर, ताल, संगीत के इतिहास आदि का अध्ययन होता है। क्लियर। स्वर किसे कहते हैं भाई, स्वर को परिभाषित करना है। श्रुतियों से उत्पन्न वह स्वंभू नाद जिसमें अनुरंजन हो, मन का निरंजन हो यानी मनोरंजन हो, कर्णप्रिय ध्वनि हो, वो स्वर कहलाता है। अर्थात लगातार कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा कर्णप्रिय मधुर ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। जो मन को प्रसन्न कर देती है वो क्या है, स्वर कहलाती है। और स्वर भैया दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध स्वर यानी प्राकृतिक स्वर और दूसरा है विकृत स्वर, याद रखेंगे दोनों को। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, देखिए भारतीय संगीत में सप्तक कौन कौन से हैं। तो सप्तक हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों प्रश्नों को यहाँ पर मत पढ़िए, आप लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोग मात्रा को परिभाषित कीजिए। ताल मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं और मात्रा ताल का एक हिस्सा होती है, क्योंकि मात्राओं के योग से ही समस्त तालों की रचना होती है। ओके, भारतीय वाद्य यंत्रों की श्रेणी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, याद रख लेना। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ओके, चलिए अगले जो क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। लोकगीतों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी रचयिता व्यक्ति विशेष नहीं होता बल्कि पूरे समाज के द्वारा होता है। इसमें स्थान परिवर्तन के साथ में ही कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है। लोकगीत जो हमारे समाज में गाए जाते हैं, ठीक है ना, हमारे लोक जीवन में महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो गाए जाते हैं लोक नृत्य कहलाते हैं, सॉरी लोकगीत कहलाते हैं। अब राजस्थान में लोकगीत बहुत है, जैसे गोरबंद है, कोरजा है, मांडा, कांगसियो, जीरो गणगौर, कागा, लांगुरिया, बन्ना बन्नी, डिग्गीपुरी, ओल्यू, ये सब क्या है, लोकगीत है, ठीक है ना। और लांगुरिया तो भैया मेरे यहीं का फेमस है, करौली का ही। कैला देवी के जो मेला होता है, कैला देवी के अवसर पर जो मेला लगता है उसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको हम लांगुरिया कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध है कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मांड गायन शैली की एक प्रमुख विशेषता। स्त्रियों का वर्णन और राजसी सौंदर्य का वर्णन ही क्या कहलाता है, मांड गायन शैली की विशेषता है। सितार वाद्य यंत्र के 4 भाग, ये तो छोड़ो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। राजस्थान के कुछ लोक नृत्य मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मारवाड़ में कठपुतली नृत्य, डींडिया, तेरताली, रावण हत्ता, ठीक है ना। बीकानेर में रास, अग्नि नृत्य, शेखावाटी की कच्ची घोड़ी नृत्य, जालौर का ढोल नृत्य, मेवाड़ की गवरी और घूमर और भवाई, ये सब कहाँ के, मेवाड़ के। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है स्वांग क्या है। स्वांग क्या है, यानी नकल करना। नकल किसी की करते हैं ना, आप कहते हैं स्वांग कर रहा है यार, ये तो इसका मतलब नकल कर रहा है, ढोंग कर रहा है, तो वो स्वांग करना रहता है। किसी भी कलाकार, नेता, अभिनेता अच्छे व्यक्ति को देखकर उसकी उसी प्रकार की नकल कर दे, अभिनय कर दे, क्या कहलाएगा, स्वांग कहलाएगा। जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक अच्छा कलाकार, अभिनेता या अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, ठीक है। और स्वांग कहाँ से लिया गया भैया, ये कहाँ का है, ये है हरियाणा और पंजाब का लोक रंगमंच है, ठीक है ना। आगे देखिए श्रृंगार से क्या मतलब है, श्रृंगार क्या होता है। तो अलग अलग प्रकार के नाटकों के लिए जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, हास्य संबंधी जो वेशभूषा है अलग अलग प्रकार की होती है। किसी भी नाटक विशेष के लिए वेशभूषा और श्रृंगार का निर्धारण करने के लिए हमें उस नाटक के काल, स्थिति, मूल भाव, चंद्र आदि पर ध्यान देना होगा।
अतः संपूर्ण श्रृंगार से अभिप्राय है कि हमें न केवल वस्त्र आभूषण ही पहनने होते हैं बल्कि उस समय के अनुसार खान पान बोलचाल हर प्रकार का काम करना होता है, तभी नाटक का सही रूप सामने आता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे जीवन में नाटक अवलोकन का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में नाटक अवलोकन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाटक अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। खेल खेल में बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, और जिससे जीवन में भी ज़रूरत होती है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना। आगे हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर आप लोग निशान लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है प्रदर्शनकारी कलाओं की विशेषता, प्रदर्शनकारी कलाओं के शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो देखिए आप लोग, ध्वनि व स्वर उसके भेद को समझना, अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना। संगीत में 3 विधाएं भी होती हैं, गायन वादन और नर्तन, इन सभी पक्षों को समझना। संस्कृति के परिचायक लोकगीत या लोक नाटक को पहचानना। नाट्य कला के विभिन्न प्रकारों को समझना व प्रस्तुत कर पाने की क्षमता विकसित करना। बालकों की आंतरिक क्षमताओं को उपरोक्त विधाओं के द्वारा प्रस्तुत कर पाने की क्षमता बढ़ाना। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है। याद रखेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन है अपना, देखेंगे आप, संगीत प्रकृति का अनमोल उपहार है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं और क्यों हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। संगीत मानव को प्रकृति प्रदत्त एक अनोखा उपहार है। ठीक है, संगीत और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना असंभव है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक संगीत मानव जीवन के साथ विद्यमान रहता है। संगीत मनुष्य को तनाव मुक्त करके संतुलित व्यवहार की ओर प्रेरित करता है। इससे मानव सांसारिक परेशानियों से दूर होकर शांति व आनंद का अनुभव करता है। साथ ही परम शक्ति के प्रति अपनी आस्था स्वर लय ताल के माध्यम से प्रकट करता है। स्वर आत्मा का नाद है, संगीत व आत्मा का घनिष्ठ संबंध है। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से संगीत प्रकृति का अनमोल उपहार है और हम इस तर्क से पूर्ण रूप से सहमत हैं। ठीक है, तो याद रख लेना आप लोग। ओके भाई। अब देखिए स्वर का महत्व क्या है। संगीत में स्वर का बहुत महत्व है। हम स्वर की अनुपस्थिति में संगीत की कल्पना कभी नहीं कर सकते। लगातार कंपन और नियमित आवृत्ति उत्पन्न कर्णप्रिय मधुर ध्वनि को हम स्वर कहते हैं, जो मन को प्रसन्न करती है और इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अनुकूल भावों का भी उत्पन्न करती है। अब देखते हैं स्वर 2 प्रकार के हुए, कोमल और तीव्र स्वर। ध्यान रखना आप लोग। पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, आइए। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा सा रे गा मा पा धा नी, ये सब पढ़े हैं। तो स्वरों की बात कर रहे हैं। एक तो होता है कोमल स्वर और एक होता है विकृत स्वर। ठीक है ना, 2 प्रकार के हुए। अब विकृत स्वरों को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है ना, एक तो होता है कोमल और एक तीव्र। ये बात कर रहे हो आप लोग, ध्यान सुनो आप लोग। विकृत तो होता है स्वर का मूल प्रकार। विकृत को 2 भागों में डिवाइड किया गया, कोमल तथा तीव्र। ठीक है ना। अब देखिए कोमल स्वर होते हैं जो शब्द अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर उतरता है, वो होते हैं कोमल स्वर, जैसे रे गे ध और नी। ठीक है, और तीव्र क्या होते हैं, जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर उठते हैं, जैसे हमारा मैं, ये वाला मैं। ठीक है ना, याद रखना। अब बात करते हैं सप्तक। अब आया हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पर, सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक के भेद कितने होते हैं। तो सप्तक का अर्थ होता है 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। और सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। देखिए जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ सबसे नीची हो अथवा मध्य सप्तक से आदि हो, उन्हें हम मंद सप्तक कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों के उच्चारण के समय हृदय पर जोर पड़ता है। यानी कि अपन ने जो 7 स्वर लिखे हैं उनमें अगर हम नीचे डॉट डॉट या बिंदी लगा देते हैं ना, तो ये होता है अपना मंद सप्तक। और मध्य सप्तक क्या होता है, अगर हम कोई भी बिंदी ना लगाएं, सीधे ही सिंपल रहने दें, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये हमारा मध्य सप्तक हो गया। और तार सप्तक क्या होता है, अगर ये जो बिंदी नीचे लगी हुई इनको हम ऊपर लगा दें, नीचे नहीं लगा के, तो देखो आप लोग ऊपर लगा दिया, तो ये मर गया हमारा तार सप्तक। याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे,
अलंकार से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन आप लोग ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पढ़ाऊंगा नहीं, गला थोड़ा खराब है, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से राजस्थानी लोकवादी जो यंत्र हैं उनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको जैसे कमायचा दे दिया, चाहे करताल दे दिया, चाहे एकतारा, आपसे पूछ लेगा कि इन तीन में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो आप लोग करके ज़रूर आना भैया, है ना, छोड़ मत देना। चाहे अलगोजा और मजीरा, ये दोनों को याद रख लेना, ठीक है ना, पूछेगा ज़रूर, 2018 में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, घूमर के बारे में। घूमर राजस्थानी लोक नृत्य ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, ज़रूर पढ़ना भैया, निशान लगा रहा हूँ, आप पढ़ ज़रूर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी नहीं पढ़े, पढ़ना ज़रूर आप लोग, और इसी में ही आपका फ़ायदा है। हाँ, बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। तो मैंने कभी जिक्र किया नहीं किसी वीडियो में, मैंने एप्लीकेशन पर अच्छे से आपको पढ़ाया है। 20 मॉडल पेपर आपको जो दिए है ना, वो बहुत काफ़ी है, ये मान लीजिए आप लोग पढ़ लेना उनको अच्छे तरीके से, और ढंग से पढ़ना है, और सिर्फ अच्छे से याद करना है, नहीं है एक बार रट्टा मारना है ज़ोर से, और छापना सीधा अपनी कॉपी में। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। जय हिंद।